जनता को ज़्यादातर समस्या अपने निजी दस्तावेज होते हैं, उनके कागजों की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है उनको। चाहे आधार संबंधित, जन आधार संबंधित, विवाह प्रमाण पत्र संबंधित, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों के आधार कार्ड, जाति मूल, नामांतरण, जमाबंदी में नाम संशोधन, राशन कार्ड बनवाना चालू करवाना और पेंशन संबंधित, जॉब कार्ड संबंधित कागजों का काम ये रहते हैं। मतलब अब लोग जानते हो इतने पढ़े लिखे तो नहीं है, समाज में सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, काम मजदूरी करते रहते हैं। अब जो पढ़े लिखे और समझदार होते हैं वो तुरंत बना लेते हैं कागज, अब जो पढ़े लिखे नहीं होते वो चक्कर काटते रहते इधर उधर। तो उनकी मैंने समस्या सुनी और समस्या सुनकर 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ उनके लिए। नमस्कार साथियों, मैं दिलीप मीना फिर से जुड़ चुका हूँ ठेठ बात पर। साथियों, इस वक्त हम मौजूद हैं दौसा जिले में और हमारे साथ यहाँ के स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के युवा साथी जुड़े हैं, जो कि सरपंच इस बार जो पंचायत राज के चुनाव हैं उसमें सरपंच प्रत्याशी हैं और ये पहले दौसा जिले की जो पीजी कॉलेज है उसके अध्यक्ष के लिए भी ही ये चुनाव लड़ चुके हैं पहले, और अभी पंचायत राज चुनाव में इनका वो है कि ये अब प्रत्याशी हैं पंचायत राज चुनाव के लिए। इनसे बातचीत करेंगे कि ये क्षेत्र में कैसे अपनी प्रचार प्रसार करते हैं। नमस्कार। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। आपका नाम? सर मैं मेरा पूरा परिचय करवा देता हूँ। मेरा नाम है मोतीलाल मीणा कागजों के अनुसार, और क्षेत्र में रक्तदाता सन्नी गोटवाड़ के नाम से मुझे पहचानते हैं। नया गांव आपका मेन ग्राम पड़ता है। आप रक्तदाता हैं एक तरीके से, आपको ये उपाधि कैसे मिली? आपको लोग एक रक्तदाता के नाम से जानते हैं। तो सर इस विषय में मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ और रक्तदान एक सेवा का क्षेत्र है। इससे मैं 2013 में जयपुर गया था, एक अपने दोस्त का अंकल भर्ती था महावीर कैंसर हॉस्पिटल, तो उनके कैंसर से पीड़ित था वो। तो 12-13 यूनिट की उनको जरूरत थी, घर वालों ने रिश्तेदारों ने भी व्यवस्था करी थी। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार ये लोग रक्त के लिए कितने परेशान होते हैं, तो फिर मैंने भी उनसे बोला भाई मैं भी देना चाहता हूँ। तो मैंने पहली बार 2013 में अक्टूबर 14 को मैंने पहला ब्लड डोनेशन किया था। तब आपकी उम्र कितनी थी? उस हिसाब से तो मेरी कागजों में तो कम थी, लेकिन शरीर से मैं फिट था बिल्कुल। वजन भी मेरे अंदर था 65 किलो उस टाइम। तो मैंने दूसरे का आधार कार्ड लगाकर मैंने पहला डोनेशन किया था 14 अक्टूबर 2013 को। तो ये महावीर कैंसर हॉस्पिटल में। आपकी वैसे उम्र कितनी थी उस टाइम? मेरी लगभग 16.5 की लगभग थी। तो इस उस उम्र में आपका एक ऐसा भाव, आपने आपके क्या आदर्श रहे? उसके बाद मैंने मतलब ये सोचा कि यार ऐसे रक्तदान के लिए लोग कितने परेशान होते हैं, कोई देने के लिए तैयार नहीं होता था उस टाइम। मतलब एक डर था लोगों के अंदर। अच्छा। कि खून देने से मतलब शरीर कमजोर हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे। लेकिन मैंने पहला डोनेशन किया था उस टाइम, तो उसके बाद मैं आज तक बीमार नहीं हुआ हूँ मैं। अच्छा। और मेरे को इतनी खुशी मिली कि यार मतलब किसी जरूरतमंद व्यक्ति की अपन मदद करते हैं ना, तो दिल से बहुत खुशी मिलती है। तो उसके बाद हमारे 4-5 साथी थे, ब्रज शास्त्री धरणवास, अजय गोमड़ा, मनीष जटवाड़ा, और भी मेरे 2-4 कर्मचारी साथी है। उनसे मैंने बात करके एक ग्रुप बनाया, सोशल ग्रुप बनाया उस टाइम, जन सेवा समिति के नाम से मानव सेवा फाउंडेशन टीम बनाई हमने। वो टीम आज लगातार जन सेवा के क्षेत्र में काम कर रही है। अच्छा। हजारों युवाओं की हम जान बचा चुके हैं, जिसमें जरूरतमंद भी थे, गरीब भी थे, फैमिली से फोन कॉल पे मदद करते थे, बिल्कुल निस्वार्थ। 1 रुपये भी नहीं लिया हमने आज तक, दिन हो चाहे रात हो, गर्मी हो चाहे बरसात हो। अभी आपका जीवन में क्या ऐसा मोटिव रहा कि आप अब राजनीति में उतरना चाह रहे हैं? देखो, हम जन सेवा के क्षेत्र में हम काम कर रहे थे, तो कॉलेज से मैंने राजनीति में एक थोड़ी 2-3-4 साल मेहनत की थी। वहाँ पर छात्रों के लिए लड़ा था मैं, उनकी आवाज़ उठाई थी, उनके लिए काम किया, संघर्ष किया, चुनाव भी लड़ा। अब जानते हो चुनाव में या तो हार या जीत होती है। उसके बाद में फिर वापस मैंने पढ़ाई जारी रखी, फिर वापस ग्राम पंचायत में एक्टिव रहने लग गया, लोगों की समस्या सुनी, और धीरे धीरे फिर राजनीति में अधिक रुचि होने लग गई। अच्छा।
ये राजनीति में अगर कोई उतरता है तो ऐसा लगता है कि उसको आर्थिक स्थिति से कई लोग परिपूर्ण रहते हैं। आप एक गरीब वर्ग से आते हैं और फिर आप 10 साल से अपना राजनीति में और लोगों की सेवा में निस्वार्थ भाव से आप कार्य कर रहे हैं, तो इस पर आपको आपके परिवार वालों से क्या सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल सही बात। आप जानते हो, जन सेवा कर लो, चाहे दुनिया का कोई सा भी काम कर लो, हर चीज़ में पैसा खर्च होता है। बिल्कुल। 99% हर चीज़ में पैसा लगता है। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ आप, राजनीति में आओ तो वहाँ भी पैसा लगता है। तो सेवा तो देखो, टीम के युवा साथियों के सहयोग से मेरे 2 छोटे भाई काम करते हैं, बाहर मजदूरी करते हैं, तो थोड़ा बहुत खर्चा वो डाल देते हैं, तो ऐसी जन सेवा कर रहे हैं उनके सहयोग से। अब रही राजनीति की, इसमें तो आप जानते हो चुनाव में तो पैसे खर्च होते हैं। 2 साल से लगातार मैं ग्राम पंचायत की लोगों की समस्या सुनकर उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, जेब से पैसा लगा रहा हूँ, किसी से 1 रुपये नहीं लिया अब तक। अब पैसा तो खर्च होता है, आप जानते हो। आपका क्या उद्देश्य है जो आप अभी सरपंच पद के लिए आप प्रत्याशी हैं? आपका कोई उद्देश्य? देखो, उद्देश्य तो यह है कि जनता कितनी परेशान होती है कि जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े दिग्गज पैसे वाले उनसे वोट ले लेते हैं चुनाव के समय, और बाद में ना तो उनका कोई हालचाल लेता है, ना उनकी कोई समस्या सुनता है। बस जो लोग सपोर्ट करते हैं ना, उनके जो चमचे होते हैं कार्यकर्ता, उन्हीं लोगों का काम होता है। बाकी लोगों को काम नहीं होता समय पर, वो परेशान होकर, उनकी परेशानी मेरे को देखी नहीं जाती है। तो मैंने सोचा कि उन लोगों की परेशानी को समझकर अपन भी चुनाव लड़े, उनकी समस्या हर समय पर तुरंत निजात मिले उनको, समस्या को सुनकर। इस उद्देश्य से चुनाव लड़ रहे हैं, बस मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अगर आगे आप सरपंच चुनाव जीत जाते हैं, आप सरपंच पद आपको मिल जाता है, तो आपका सबसे पहला उद्देश्य, आपका सबसे पहला कार्य आपके क्षेत्र की जनता के लिए क्या रहेगा? सबसे पहला देखो, जनता को ज़्यादातर समस्या अपने निजी दस्तावेज होते हैं, उनके कागजों की ज़्यादा परेशानी होती है उनको, चाहे आधार संबंधित, जन आधार संबंधित, विवाह प्रमाण पत्र संबंधित, जन्म प्रमाण पत्र, बच्चों के आधार कार्ड, जाति मूल, नामांतरण, जमाबंदी में नाम संशोधन, राशन कार्ड बनवाना चालू करवाना, और पेंशन संबंधित, जॉब कार्ड संबंधित कागजों का काम ये रहते हैं। मतलब अब लोग जानते हो, कोई तो पढ़े लिखे तो नहीं है समाज में, सब लोग पढ़े लिखे नहीं है, काम मजदूरी करते रहते हैं। अब जो पढ़े लिखे और समझदार होते हैं वो तुरंत बना लेते हैं कागज, और जो पढ़े लिखे नहीं होते वो चक्कर काटते रहते हैं इधर उधर। तो उनकी मैंने समस्या सुनी, और समस्या सुनकर 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ उनके लिए। अच्छा, कागजों कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, जो मेरे से हो रहा है उतना उनको लाभ दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरीके से। अभी जैसे चुनाव आने वाले हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, और आप आपकी जनता को अपने तरफ एक तरीके से आपको वोट लेने के लिए आपने क्या क्या कार्य किए हैं, और आपको जनता कैसे अपने किस रूप में देखना चाहती है? वो तो जनता डिपेंड करती है, जनता किसको चुनाव जिताएगी, किसको हराएगी। लेकिन मैंने धरातल पर लोगों की समस्या सुनकर उनके लिए कार्य किया। जैसे मैं धरातल पर पहुंचता तो लोगों ने बिजली विभाग संबंधी, जैसे तार झूलते रहते 11,000 वगैरह, 11,000 के तार होते हैं ना जो खेतों में झूलते रहते हैं, तो समस्या बताई, तो तुरंत उनकी समस्या सुनकर बिजली विभाग में शिकायत करके और समस्या को निजात करवाया। वहाँ पर पोल गड़वाए, विद्युत पोल, तारों को टाइट करवाया, खंबे चेंज करवाए। दूसरी बात, जैसे बैंक में लोन लेते हैं ना किसान वगैरह, तो उनके लोन वगैरह कैसे भी सेटलमेंट करवा के जमा करवाना, लोन दिलवाना उनको। किसी के खाते बंद हो गए थे, पेंशन नहीं आ रही थी, उनको चालू करवाना, नया पेंशन आवेदन करके नई पेंशन बंधवाना वृद्धावस्था, विधवा पेंशन बंधवाना, दिव्यांग पेंशन बंधवाना, राशन कार्ड चालू करवाना, जमाबंदी के जो 2,000 पीएम किसान योजना के तहत मिलते हैं, किसी के बंद हो गए तो किसी का नया आवेदन था, उनको चालू करवाना। तो काफ़ी काम किया लोगों के लिए धरातल पे जाकर। अभी जब सरकार ने, जैसे आपने बताया कि किसानों के लिए पीएम किसान योजना के तहत पैसे मिल रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में धरातल पर आपने उनके लिए उनको बताया, और क्या उनकी जो पेंशन आती है और जो किस्त आती है वो बढ़कर आ रही है, तो उसके आपके क्षेत्र के लोगों को पता है उस चीज़ के बारे में, और उनको वो लाभ मिल पा रहा है? बिल्कुल पूर्णतः लाभ मिल पा रहा है। और मेरी पंचायत में 10-15 व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पैसे आ रहे थे, वो बिल्कुल अब बंद हो गए हैं। 2-3 किस्त आने के बाद सरकार का पोर्टल नहीं चल पा रहा है पूर्ण तरीके से, अभी चालू नहीं हुआ है। तो संशोधन करने के लिए भाई किस कारण से बंद हुआ है, अभी फिलहाल चालू हुआ था 15 दिन पहले,
12 महीने से बंद पड़ा है, वो नया आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जो बंद हो गया ना किसी कारणवश, केवाईसी की वजह से, डीबीटी की वजह से, किसान फार्मर आईडी की वजह से, तो भी चल रहा है प्रोसेस, उनका भी करवाएंगे। 5-7 व्यक्ति ऐसे रह रहे हैं जिनके पैसे अटक के पड़े हुए हैं। अभी जैसे कोई नया नया एक युवा जब राजनीति में उतरता है तो उसको कई परेशानियां झेलने को मिलती है। आपको भी कई परेशानियां झेलने को मिली होंगी। क्या आपके घर वालों ने आपको पीछे से कैसा सपोर्ट रखा? क्या आपके घर वालों को किसी ने बहकाया भी होगा? देखो जीवन है, उससे जीवन आपने में कैसे फेस किया? जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है, और अपना जो मन करे उसमें मैं तो काम करता हूँ। मेरा दिल कहता है इस क्षेत्र में जाने का, तो मैं पूर्णतः तक काम करता हूँ। अब देखो किसी के घर वाले सपोर्ट करते हैं, किसी के नहीं करते हैं, और घर वालों की इच्छा थी कि पढ़ लिख कर नौकरी लगे, लेकिन उधर मन कम था, जन सेवा के क्षेत्र में रुचि होने लग गई। अब धीरे धीरे राजनीति में आने के लिए रुचि हो गई। धरातल पे काम कर रहे, घर वाले भी सपोर्ट कर रहे, और बाकी जनता भी सपोर्ट करेगी, ऐसी बात नहीं है। मैंने लोगों के लिए ईमानदारी से काम किया है और आगे भी काम करूंगा। और मैं जनता से वादा करता हूँ कि उनको सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले, बिल्कुल 1 रुपये भी खर्च नहीं हो उनका। ये है। अभी जैसे बात करें, कई लोग जैसे कि आप राजनीति में उतर रहे हो तो आपको पीछे पटकने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो साजिशें होती है, नकारा जाता है, निंदा भी होती है, बुराई भी होती है, उससे आप कैसे face अच्छाई भी करते हैं? होती है। बिल्कुल अच्छाई भी, लोग अपन काम कर रहे हैं ना धरातल पर, तो लोग अच्छाई भी करते हैं। अब देखो राजनीति में क्या अच्छाई बुराई तो चलती रहती है, आरोप भी लगते हैं। उसको आप तो दिल किस से तरह मैं से फेस करते हैं? देखो फेस करना पड़ता है। अब देखो सहनशीलता भी रखनी पड़ती है, फेस भी करना पड़ता है, लोग बुराई भी करते हैं, अगर सब कोई चीज को मैं देखना पड़ता है इसे। कोई भाई आपके जैसे युवा हो और कोई हो आपके क्षेत्र में, अगर कोई राजनीति में उतरे या फिर किसी जरूरतमंद को आपके साथ की जरूरत हो, तो आप कैसे उसको लाभ दिला पाएंगे या फिर कैसे जरूरत पूरी कर पाएंगे उसकी? देखो यार, हमारे पास तो इतने संसाधन और धनवान तो है नहीं। हम सरकारी योजना को उनको पूर्ण लाभ दिलाने की जिम्मेदारी लेता हूँ। दिलाए भी है लाभ अब तक लोगों का, और लोगों को भरोसा दे रखा है कि यदि आप मुझे 5 साल के लिए सरपंच रूप में चुनते हो तो बिल्कुल पूर्णतः निस्वार्थ उनके लिए काम करेंगे। अच्छा, आने वाले क्षेत्र के जो युवा है जो राजनीति में उतर रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि जो 4-5 लोगों के साथ बैठते हैं लेकिन गलत संगति पढ़ लेते हैं कि बाहर जाएंगे राजनीति में उतरेंगे, ऐसा शौक पाल लेते हैं, घर की तरफ भी नहीं देखते, और ऐसा भी रहता है कई जगह। देखो बड़े लोग कहते हैं कि राजनीति गंदी चीज है। देखिए तो गंदी भी यार, ज्यादातर गंदी बताते हैं कि राजनीति बहुत गंदी चीज है। राजनीति को जनसेवा के रूप में करे तो बहुत अच्छी बात है। राजनीति में आप जानते हो पैसे वाले लोगों का दबदबा रहता है। गरीब व्यक्ति ओनली 1% व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं जो वास्तव में मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं। बाकी 99% लोग तो पैसे वाले धनवान होते हैं, राजनीतिक बैकग्राउंड होता है उनका दबदबा है राजनीति में तो। लेकिन मेरी सोच और मेरी विचारधारा अलग है भैया। मैं ये देखता हूँ कि लोगों से जुड़ो, उनको जागरूक करो, उनकी भावना को समझो, उनकी समस्या को सुनो और समाधान करने की कोशिश करो। मौका जरूर देगी एक दिन आपको। उनका दिल जीतो कैसे भी काम करके धरातल पर, जैसे जातिवाद से परे हटकर समानता से देखो हर व्यक्ति को, हर छोटे बड़े का सम्मान करो। बिल्कुल एक दिन जनता मौका जरूर देगी, और उसी उद्देश्य से अपन काम कर रहे जनता के बीच में। बिल्कुल हौसला भी मिलता है, और हौसला भी लोग मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब डिमोटिवेट कर देते हैं। देखो राजनीति में चलता रहता उतार चढ़ाव, तो लोगों से मैंने भी सीखा है। मैं तो सीखने की कोशिश करता हूँ, छोटे बड़े लोगों से मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। जो मेरे में कमी आती है उनको सुधार करने की कोशिश करता हूँ, और ये सोच रखा दिल से मेहनत करते हैं ना, सफलता जरूर मिलती है किसी भी क्षेत्र में। आगे बात करें, आपके जैसे जो पूर्व सरपंच है उन्होंने क्या विकास कराया? देखो पहले हम डूंगर पर ग्राम पंचायत में आते थे, अब हमारी ग्राम पंचायत जगनेर बन गई है, तो काफी काम किया सरपंच साहब ने। काफी सरपंच साहब दीनदयाल जी हमारे ना, काफी काम किया गांव में। देखो 5 साल में हर गांव की पूरी समस्या तो खत्म नहीं हो सकती, आप भी जानते हो, लेकिन मानता हूँ यदि 1-2 लाख का काम कर दिया ना गांव में किसी ने भी, तो काफी है। और स्थानीय विधायक की बात करें तो आपके क्षेत्र में कितना विकास कराया है और आपको कितना? बिल्कुल हमारे क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र लालसोट में रामविलास जी मीणा है, भाई के नाम से जानते हैं उनको। हाँ। सहनशील स्वभाव है, अच्छा स्वभाव है उनका, हर छोटे बड़े युवाओं से जुड़े हुए है और धरातल पे काम कर रहे हैं अच्छा। आपके क्षेत्र में बात करें कि उनके द्वारा कोई ऐसी योजना, कोई कार्य जो आपके क्षेत्र में आपके लोगों को लाभ मिल पाया उस चीज के लेकर? ऐसे विधायक के जरिए
हाँ विधायक से क्या? हाँ देखो हमारे गांव वालों ने एक मांग रखी थी, हमारे क्या पीपड़ी पातला सावी से हमारे गांव में रास्ता आ रहा है एक, जो कच्चा है, कटा हुआ है, मतलब बिना कटा हुआ रास्ता है वो, हाँ काफी 50 वर्षों से पेंडिंग था। अच्छा हमारे 2-4 युवा साथी है, हमारे अंकल जी है रामधन मीणा जी, और भी युवा साथी है, काफी दिनों से मेहनत कर रहे थे वो। तो विधायक साहब के पास हमने मांग रखी, और मांग रखते ही उन्होंने समाधान भी किया, और रोड सड़क जो उन्होंने पास भी करवा दी, और लगभग 99% काम भी हो गया उसके ऊपर। मतलब जैसे हमने समस्या रखी तो उन्होंने तुरंत हमें आश्वासन देके हमारा काम करवाया। तो मैं तो यही जनता से निवेदन करता हूँ कि ऐसे विधायक हर क्षेत्र में हो। अब जैसे बात करें यहाँ के किसानों की, तो वो कृषि मंत्री यहाँ के करोड़लाल मीणा जी हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? देखो बाबा को तो पूरा देश जानता है, बाबा शुरू से संघर्षशील व्यक्ति रहे हैं, सर्व समाज उनको प्यार करता है, और हम भी बाबा से सीखते हैं। हम तो कार्यकर्ता नहीं है, हम कार्यकर्ता किसी के भी नहीं है, लेकिन हम राजनीतिक गुरु मानते हैं बाबा करोड़लाल जी को। अच्छा स्वभाव है उनका, सरकार से वो बिल्कुल डटकर मुकाबला करते हैं, जनता के लिए लड़ते हैं, 24 घंटे जनता के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। और सचिन पायलट जी के बारे में आपकी क्या राय है? सचिन पायलट साहब ने कहा कि विरोधियों को इग्नोर करते हुए, निंदा करने वाले व्यक्तियों को इग्नोर करते हुए अपने धरातल पर जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हो ईमानदारी से कार्य करो, सफलता जरूर मिलती है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बात करें, जब यहाँ पे कांग्रेस सरकार थी तब कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, और अब बीजेपी सरकार है, उसमें क्या अंतर है? देखो आप जानते हो अंतर तो रहता है, कोई सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा कार्य करती है, बीजेपी सरकार भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करती है, लेकिन जो भ्रष्टाचार पनपा रखा है बीजेपी सरकार ने, तो देखो चलता रहता है ऊपर नीचे तो है। अच्छा, बात करें कांग्रेस में भी तो कई पेपर लीक हुए। देखो पेपर लीक तो कांग्रेस के राज में भी हुए थे, बीजेपी के राज में भी हुए थे, लेकिन बीजेपी के राज में क्या जो पेपर लीक कर रहे थे ना, उनको पकड़ा जा रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अब लेकिन ये मामले आते जाते हैं, इन पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती अभी तक। तो देखो संसद में बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, लेकिन उन पर अभी तक कोई कड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। अब देखो संसद में, विधानसभा में हम जनप्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि भाई शिक्षा देश का सबसे बड़ा हथियार है शिक्षा, तो जनप्रतिनिधि को सोचना चाहिए कि इस पर कठोर कानून बनाया जाए। तो कठोर कानून नहीं बनाएंगे जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। और आपके क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसा है, स्कूली व्यवस्था कैसी है? अब आप जानते हो, देखो आजकल सरकारी स्कूलों में कम पढ़ाते हैं बच्चे, और जहाँ पढ़ाते हैं वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में सुधार है, पढ़ाई अच्छी चलती है और शिक्षा में क्षेत्र में ये भी है। हॉस्पिटैलिटी को लेकर के बात करें कि आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य को कैसी व्यवस्थाएं हैं, हॉस्पिटलों की, डॉक्टर वगैरह आते हैं या नहीं आते? अब ये तो आप हॉस्पिटल में जाकर देखना कैसी कंडीशन है, आप वहाँ देखोगे ना जाके तब पता चलेगा। देखो 200 अस्पताल ले लो, वहाँ पर ना आए दिन भ्रष्टाचार किया जा रहा है वहाँ पर। डॉक्टर मरीजों को देखते हैं, देखने के बाद बोलते हैं बाहर चले जाओ, उस काउंटर से दवाई लेना, उस मेडिकल से न दवाई ले लेना, बल्कि वो दवाई अंदर भी मिलती है। लेकिन ये धंधा चल रहा है उनका, लोग आवाज भी उठाते हैं, लेकिन कार्रवाई कौन करे? अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती उनके ऊपर, सब मिले हुए होते हैं। आपके स्थानीय सीएचसी वगैरह है, उसमें क्या व्यवस्था है? हाँ बिल्कुल अच्छी, हमारी कल्लावास में सीएचसी व्यवस्था है, सीएचसी पीएचसी वगैरह हमारे आसपास है, डॉक्टर वगैरह रहते हैं, और सही तरीके से लोग, देखो आप जानते हो ताव बुखार वगैरह सब ये बीमारी चलती रहती है, मौसमी बीमारी, टाइम पे दवाई मिलती है उनको। अगर किसी को कोई गंभीर समस्या हो जाती है तो हाँ तो जिला अस्पताल वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ संपूर्ण निजी अस्पताल वहाँ पर गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है, जन आधार पे भामाशाह कार्ड योजना के तहत ना इलाज कराया जा रहा है, लोग लाभ ले रहे हैं, बस पूर्णतः लाभ मिल पा रहे हैं। अब आप बताएं भजन लाल जी के कार्यकाल को लेकर के आपकी क्या राय है? अब देखो सरकार है, सरकार के प्रतिनिधित्व करते हैं भजन लाल जी ना, अच्छा काम कर रहे हैं यार। देखो अपन किसी क्यों निंदा करें, अपन जनता देख रही है, सबको अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये है। हम तो हमारी ग्राम पंचायत में इस समय रुचि रखते हैं, सरपंच चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, और लोग ये समस्या सुन रहे हैं और लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उसी पे चर्चा करेंगे। बात करें अब 2028 के चुनाव की, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, हाँ वो तो चल रहा है काफी दिनों, मतलब कार्यकाल से एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का रूटीन चल रहा है। क्या आपको लगता है इस बार बीजेपी आएगी?
अब देखो, ये तो जनता डिसीजन करेगी इस बात का, भाई जनता के लिए सरकार ने कितना काम किया। लेकिन जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि जनता एक बार, वो तो वही रूटीन चल रहा है, आप जानते हो, लेकिन वो जनता है भाई, किसको पटक दे, किसकी सरकार वापस ला दे। तो अब आप, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि आप आपके क्षेत्र की जनता, आपके ग्रामीण लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपकी तरफ से एक संदेश उनको। मेरी ग्राम पंचायत के लोगों से, युवाओं से, बेरोजगार भाइयों से और माता पिता समान बुजुर्ग बाबाओं से निवेदन है कि अपनी ग्राम पंचायत में आप एक ईमानदार व्यक्ति को चुनोगे तो आपके लिए बिल्कुल 24 घंटे आपके लिए ईमानदार से काम करेगा। तो मैं तो युवाओं से कहना चाहता हूँ कि ईमानदार और जनसेवा की भावना रखने वाले व्यक्तियों का नेतृत्व करें। आने वाले समय में चुनाव है तो योग्य व्यक्ति को चुने, जो ईमानदार हो, अपने लिए 24 घंटे काम करता हो, भागा दौड़ी करने वाला हो, संघर्षशील व्यक्ति हो। ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताकर और 5 साल के लिए उनको सरपंच पद पे बिठाए। धन्यवाद। नमस्कार।